वेलकम बैक वन सेकेंड। मैं अश्विन प्रभाकर मिश्रा आप सभी स्टूडेंट्स का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपको इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर, पहला हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था सेंटेंस एंड इट्स टाइप, जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। हम थर्ड चैप्टर भी कवर कर चुके हैं नाउन। और सेकंड चैप्टर जो है आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आइए आज हम सेंटेंस के पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेट्स हैव अ लुक, और वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके कोई टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक सेंटेंस जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहले देखिए। अ सेंटेंस is made a sentence is made up of two parts. Made up of two parts. सेंटेंस जो है दो भागों से मिलकर बनता है। तो पहला है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। देखिए, तो दो भाग हैं जिसके माध्यम से सेंटेंस क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब किसी भी when we make any kind of sentence, they are completely formed with the help of two part, subject and predicate। जब हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो दो भागों से मिलकर बनते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। आइए हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे देखिए, he is naughty boy, he is a naughty boy। हमने देखिए अभी बताया कि सब्जेक्ट सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन दो भागों से होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब इसमें देखिए ही जो है सब्जेक्ट है और यहां से लेके लास्ट तक जो है प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। तो पहले अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, मतलब जो कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें इंग्लिश में तो ए डूअर पर्सन इज नोन एज सब्जेक्ट। कार्य को करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो व्हेन वी लेफ्ट द सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जब हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो बचे हुए वाक्य के बचे हुए शेष भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। जब हम सब्जेक्ट को बात नहीं करेंगे या जब हम सब्जेक्ट को लीव कर देंगे तो जो कुछ भी शेष भाग रह जाएगा वाक्य का उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब दोनों एक दूसरे से ज्वाइन टुगेदर होते हैं तब जाकर वह क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अगर केवल हम सब्जेक्ट लिखें और इसके आगे प्रेडिकेट ना हो तब भी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता है। इस सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द एनी काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेंटेंस। ही या सब्जेक्ट अकेले ना कुछ कर सकता है, ना ही प्रेडिकेट को अकेले लिखा जाए तो वह किसी सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग दे सकता है। जब एक साथ दोनों ये ज्वाइन होते हैं, जब जुड़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तब जाके वह सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए पार्ट को जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। चलिए, हमने आपको बता दिया कि प्रेडिकेट कौन होता है और सब्जेक्ट कौन होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट का डेफिनेशन बता सकते हैं। अ सब्जेक्ट इज ए
part of a subject is a part of sentence that a subject is a part of sentence which we tell us about something, which we tell us about something। ये देखिए हो गया एक डेफिनेशन कि उसे वाक्य के उस भाग को हम, या जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह वाक्य का एक ऐसा भाग होता है जिसके माध्यम से किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट या तो पर्सन हो सकता है या तो कोई थिंग हो सकता है। नोट में ध्यान दीजिएगा, NOTE, नोट। A subject can be person or thing। कर्ता क्या हो सकता है? या तो कोई वस्तु हो सकता है या तो कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में लेंगे, जैसे मान लीजिए ही है, सी, इट, etc। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ए चेयर, या कुछ भी। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग, कोई वस्तु को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं या किसी व्यक्ति को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो कोई वस्तु होगा या तो कोई व्यक्ति होगा। तो यह तो हो गया एक डेफिनेशन जो कि मतलब मिनिमम मोर देन 5 वर्ड्स है, 5 से 10 वर्ड्स हैं इसमें। लेकिन एग्जैक्ट में, शॉर्ट डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू मी, ए डुअल पर्सन is known as subject। A dual person is known as subject। जो कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। या कोई कार्य है जिस व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो अभी देख लीजिए, हमने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बता दिया। आप शॉर्ट टर्म्स में यूज करेंगे डेफिनेशन, तो यह हो जाएगा डुअल पर्सन इज नॉन एज सब्जेक्ट। लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो बोलेंगे सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वी टेल अस अबाउट समथिंग। वाक्य का वह भाग जिसके माध्यम से हम कुछ कहते हैं। या सब्जेक्ट कौन हो सकता है? इफ एनीवन आस्क अ क्वेश्चन हु विल बी द सब्जेक्ट, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या तो कोई वस्तु हो सकता है। चलिए, तब हम इसके जो हमारा दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, उसे देख लेते हैं। प्रेडिकेट, देखिए प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस is called predicate। एग्जाम्पल, he is fond of ड्रिंकिंग ए मिल्क। देखिए, हमने अभी बताया कि जब हम सब्जेक्ट को लीव कर देंगे तो जो कुछ भी बचा होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। यह आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, प्रेडिकेट। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रेडिकेट को भी हम 3 फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है वर्ब से मिलकर बनता है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है।
तो आइए हम समझते हैं कि वर्ब कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जिसे आप एक्सुलरी के नाम से जानते हैं, लिंकिंग वर्ब। या यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट 3 भाग में जब डिवाइड होता है तो कैसे, किस माध्यम से प्रेडिकेट ये मतलब बनाया जाता है। जब हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और जब पर्टिकुलरली जब प्रेडिकेट के बारे में डिफिनीशन या कुछ भी हम बताते हैं, आइए उसमें देखते हैं कि कैसे प्रेडिकेट का फॉर्मेशन होता है। हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट कैन बी divided into 3 पार्ट। पहला है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस का अगर हम डेफिनेशन देना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, we are not able to imagine the formation of any kind of sentence without the help of verb। क्रिया के बिना मदद के किसी भी वाक्य का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल यूज टू फॉर्म द सेंटेंस, इसका निश्चित रूप से यूज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। हम इसमें जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता क्या है, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। तो हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो वाक्य को पूरा करने में मदद करता है। तो चलिए हम दूसरी टॉपिक जो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यह जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आर 2 टाइप्स, आर 2 टाइप्स। ऑब्जेक्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यह 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग पर्सन और थिंग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग को या लाइफलेस को, जिसमें जीवन न हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ ना हो, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिसमें जीवन हो, जिसमें चेतना हो, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर डेफिनेशन देना होगा आपको तो क्या करेंगे, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप डेफिनेशन क्या देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है ए लिविंग पर्सन और थिंग इट इज सेड टू बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, इनडायरेक्ट है ना, पहला आपका क्या है टॉपिक, इनडायरेक्ट।
ओके, इनडायरेक्ट का डिफिनेशन होगा ए लिविंग पर्सन और थिंग, a living person or thing is called indirect object. Indirect object, देखिए जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ होता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, ओमेन, etc। तो कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जिसमें लाइफ होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मी, यहाँ पे मी भी आप कर सकते हो, हिम भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है वो भी रहेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होगा ऑल द lifeless person or thing is called डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसमें जीवन ना हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कि nobody, chair, table, stone, etc। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिए, इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें लाइफ हो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसमें लाइफ ना हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब रही बात कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट हम आपको बता देते हैं कि जो कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जब हम कोई फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री का काम करता है, जो वहाँ पे मीनिंग को, एक सेंस को क्लियर करने में मदद करता है सेंटेंस को, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो आइए, जो सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ सेंटेंस था चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अपने फेयर में एक अपनी कॉपी लेकर बैठे। जब वीडियो को आप देखेंगे तो एक फेयर कॉपी लेकर बैठेंगे जिसमें आप लिखें इसको और इसको प्रिपेयर करें। ये आपके हर एक लेवल के एग्जाम्स में हेल्पफुल होता है, और ये टॉपिक केवल किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। जितने लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सीखना चाहते हैं, इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट हु डेडिकेटेड टू लर्न इंग्लिश ग्रामर पोर्शन and who is a more ambitious to become a great fluent speaker। That's for all of them, उन सभी के लिए। Thanks for watching me। Please don't forget to subscribe my channel।